आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय कुशवाहा आपके पाठ्यक्रम का विषय विशेषज्ञ हूँ। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं इस मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम जिन विषयों पे पढ़ने वाले हैं वो है इकाई यानी एंटिटी, विशेषताएं यानी एट्रीब्यूट्स, डेटा मॉडल के बारे में बात करेंगे और जिस पे हमें ज़्यादा डिस्कशन करना है वो है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ईआर मॉडल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें इकाई यानी एंटिटी के बारे में बात करनी है। तो जब हम एंटिटी के बारे में बात करते हैं तो एंटिटी क्या होता है? एक रियल वर्ल्ड में एक थिंग या ऑब्जेक्ट यानी वस्तु होती है और हम एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी से अलग करने के लिए उस एंटिटी की विशेषताएं या गुण को इस्तेमाल करते हैं। ये जो एंटिटी हम कह रहे हैं ये एंटिटी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि एक छात्र या एक पुस्तक या एक कर्मचारी ये एक एंटिटी है। अगर मैं एक छात्र को दूसरे छात्र से अलग कर पाता हूँ तो मैं उसको एक एंटिटी कह सकता हूँ। और इसको करने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है? हमें उसके एट्रीब्यूट्स को यूज़ करना है जिसे हम विशेषता या गुण कहते हैं। अब इसी से हमारा अगली चीज़ आती है जिसे कहते हैं एंटिटी सेट। एक ही प्रकार की इकाइयों का एक सेट जो समान गुण या विशेषताओं को साझा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ही बैंक के बहुत सारे कस्टमर। अगर हम बात करें बैंक, तो जितने भी लोग उस बैंक में अपना अकाउंट खोले हैं या खाता खोले हैं वो सारे उसके कस्टमर कहलाएंगे। तो सब एक ही टाइप एक ही बैंक के हैं तो इसलिए हम उनको कस्टमर एंटिटी सेट कह सकते हैं। एंटिटी हमारी दो प्रकार की होती है, पहला स्ट्रॉन्ग एंटिटी और दूसरा वीक एंटिटी। जब मैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी के बारे में बोलता हूँ तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर उस एंटिटी का कोई भी एट्रीब्यूट, विशेषताएं जिसे हम कह रहे हैं, अगर यूनिक है या आप दूसरे तरीके से अगर हम बोलें तो उसमें कोई की एट्रीब्यूट या प्राइमरी की है तो वो एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहलाती है। यानी अगर हम एक एंटिटी की बात कर रहे हैं और उस एंटिटी को मैं दूसरी एंटिटी से अलग कर पाता हूं उसकी विशेषताओं के बेसिस पे, तो हम कह सकते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। जैसे उदाहरण के लिए छात्र, एक स्टूडेंट। अगर हम एक स्टूडेंट की एट्रीब्यूट्स की बात करें तो उसकी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स, विशेषताएं हो सकती हैं। जैसे उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका यूनिवर्सिटी रोल नंबर, एड्रेस, कोर्स, ये सारे हम उसके एट्रीब्यूट्स का ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं यूनिवर्सिटी रोल नंबर की बात कर रहा हूँ तो हर बच्चे का यूनिवर्सिटी रोल नंबर अलग होता है जिसके बेसिस पे हम एक बच्चे को दूसरे बच्चे से अलग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला है वीक एंटिटी, जिसे कमज़ोर इकाई कहते हैं। कमज़ोर मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। वीक का मतलब ही होता है जब हम एक एंटिटी को उसके एट्रीब्यूट के बेसिस पे दूसरे एंटिटी से अलग ना कर पाएँ, या आप दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा कोई एट्रीब्यूट नहीं है, यूनिक नहीं है जिससे कि हम एक एंटिटी को दूसरे एंटिटी से अलग कर सके। तो उस केस में हम उस एंटिटी को वीक एंटिटी कहते हैं। अब हम इस उदाहरण से इस चीज़ को समझना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आएँ। तो आप देख सकते हैं हमने एक स्टूडेंट लेके रखा हुआ है। स्टूडेंट एक एंटिटी सेट है और इसके एट्रीब्यूट्स यहाँ पे हमने एज्यूम किए हुए हैं। सब्जेक्ट है, एड्रेस है और यूनिवर्सिटी रोल नंबर है और नेम है। आप इसके अलावा भी और एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं, हमने सिर्फ 4 लेके रखे हैं। अगर अब हम इसको स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहना चाहते हैं, मतलब एक स्टूडेंट को हमें दूसरे स्टूडेंट से अलग करना है, तो क्या मैं एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से सब्जेक्ट के बेसिस पे अलग कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि सारे स्टूडेंट के सब्जेक्ट सेम होंगे उस क्लास में। एड्रेस भी सेम हो सकते हैं। नाम बोलूँ तो नाम भी सेम हो सकते हैं। हाँ, लेकिन यूनिवर्सिटी रोल नंबर बोलें तो हमेशा हर बच्चे का यूनिवर्सिटी रोल नंबर दूसरे बच्चे से अलग होगा। तो मतलब यूनिवर्सिटी रोल नंबर एक की एट्रीब्यूट या आप प्राइमरी की कह सकते हैं जिसके बेसिस पे मैं एक बच्चे को दूसरे बच्चे से अलग कर सकता हूँ। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। अब वैसे ही हम वीक एंटिटी को देखते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है ट्रांजैक्शन एक एंटिटी सेट हमने बना के रखा है और हमने एज्यूम किए हैं इसके 4 एट्रीब्यूट्स हैं, ब्रांच नेम, अमाउंट, प्लेस और डेट ऑफ ट्रांजैक्शन।
अगर हम एक ट्रांजैक्शन को दूसरे ट्रांजैक्शन से अलग करना चाहें तो क्या हम ब्रांच नेम से अलग कर सकते हैं? नहीं, ब्रांच नेम सेम हो सकता है। क्या हम अमाउंट से कर सकते हैं? नहीं, अमाउंट भी सेम हो सकता है। प्लेस भी सेम हो सकता है। और अगर हम डेट ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करें तो डेट भी सेम हो सकती है। तो इस केस में अगर हम बात करें तो हम इसे वीक एंटिटी कहेंगे, क्योंकि हम एक ट्रांजैक्शन को दूसरे ट्रांजैक्शन से अलग नहीं कर सकते। अब चलिए हम अगली चीज़ बात करते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, एट्रीब्यूट्स, जिसे हम विशेषताएं कहते हैं। हम किसी भी एक एंटिटी की दूसरे एंटिटी से अगर हमें अलग करना है तो हमें हमेशा एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते हैं। एट्रीब्यूट कहें, विशेषताएं कहें, कैरेक्टरिस्टिक्स कहें, प्रॉपर्टीज़ कहें, सब एक समान है। तो अगर हम एट्रीब्यूट की डेफिनेशन की बात करें तो एट्रीब्यूट क्या होता है? किसी भी एंटिटी की डेफिनेशन विशेषता या गुण के फॉर्म में अगर हम देते हैं तो हम उसे एट्रीब्यूट कह सकते हैं। और एट्रीब्यूट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें दो एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप निकालना है या उनके बीच में हमें कोई भी अलग काम करना है तो हमें एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना है। तो जैसे आपके एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है कि स्टूडेंट एक एंटिटी है और अगर हम उस एंटिटी की बात करें तो उसका नाम, उसका पता, आयु और उसका आईडी, तो ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। चलिए अब हम अगले में बात करते हैं टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स या एट्रीब्यूट्स के प्रकार। हमारे पास टोटल 5 प्रकार होते हैं। सिंपल एट्रीब्यूट होते हैं हमारे पास, कंपोजिट एट्रीब्यूट होते हैं, उसके बाद सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट होते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होते हैं और आखिर में हमारे पास डिराइव्ड एट्रीब्यूट होते हैं। तो अगर मैं एट्रीब्यूट्स के प्रकार की बात करूं तो 5 प्रकार होते हैं। तो चलिए हम पहले से शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल नाम ही इसका हमें कहता है सरल विशेषता। हम उस एट्रीब्यूट को सिंपल एट्रीब्यूट कहते हैं जिसको मैं सब पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकता। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम एक बच्चे का नाम लेते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, और अगर मैं उस नाम को अगर हम सब डिवाइड करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि नाम को मैं फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम में मैं विभाजित कर सकता हूँ या डिवाइड कर सकता हूँ। तो अगर हम इस तरीके से बात कर रहे हैं तो ये कैसा हो गया? कंपोजिट एट्रीब्यूट का एग्जाम्पल हुआ। लेकिन अगर मैं सिर्फ फर्स्ट नेम की बात करता हूँ तो फर्स्ट नेम अगर आप देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल में हमने लिखा हुआ है विशाल कुमार कुशवाहा। तो विशाल फर्स्ट नेम है, कुमार मिडिल नेम है और कुशवाहा लास्ट नेम है। तो फर्स्ट नेम एक उदाहरण है सिंपल एट्रीब्यूट का, क्योंकि फर्स्ट नेम को हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते या सब पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरा है हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट। जब मैं कंपोजिट एट्रीब्यूट की बात करता हूँ तो यहाँ पे अभी जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा, कोई भी एट्रीब्यूट जिसको मैं सब पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ वो एग्जाम्पल होता है कंपोजिट एट्रीब्यूट का। जैसे हमने अभी ऊपर एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल देखा था, स्टूडेंट के नाम का, अब हम यहाँ पे वैसे ही एड्रेस देखते हैं। जैसे अगर हम एक किसी एड्रेस की बात करें तो एड्रेस को अगर हम बात करें तो एड्रेस को हम सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, पिन नंबर, शहर, राज्य, देश। सो ये कैसा एट्रीब्यूट हो गया? एक कंपोजिट टाइप का एट्रीब्यूट हो गया। अगला जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट के बारे में। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि यह वह एट्रीब्यूट है जिसके पास किसी विशेष एंटिटी के लिए केवल एक ही वैल्यू होती है। एक ही वैल्यू का मतलब जैसे कि एक आदमी के पास एक पासपोर्ट होता है, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? एक इंसान के पास एक पासपोर्ट, जैसा 1 to 1 का रिलेशनशिप होता है, तो इसे हम सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट कहते हैं। क्या आप और मुझे एग्जाम्पल उदाहरण दे सकते हैं? सोचिए और बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे पैन कार्ड, एक व्यक्ति के पास एक ही पैन कार्ड होता है, तो ये भी कैसा हुआ? सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट हुआ। और आधार कार्ड, एक इंसान के पास एक ही आधार कार्ड होता है, तो ये भी कैसा हुआ? सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अब चलिए हम अगली बात करते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स के बारे में। जब मैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं? यह वह एट्रीब्यूट है जिसके पास एक एंटिटी के लिए बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं। पिछले में हमने क्या बोला था? एक एंटिटी के पास एक वैल्यू होती है जो सिंगल वैल्यूड कहलाती है। मल्टी वैल्यूड में क्या हो रहा है कि एक एंटिटी के पास बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं। जैसे अकाउंट नंबर, एक इंसान के पास एक से ज़्यादा अकाउंट नंबर हो सकता है।
एक इंसान के पास एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर हो सकता है। तो इस टाइप के जो हम उदाहरण की बात कर रहे हैं तो ये सब किस में जाएंगे, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स में आएंगे। अब चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आखिरी डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट का मतलब ही होता है डिराइव करना। तो ये किस टाइप का एट्रीब्यूट होता है, यह वह एट्रीब्यूट होता है जिसकी वैल्यू को अन्य संबंधित एट्रीब्यूट की वैल्यू से डिराइव किया जाता है। जैसे हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अगर मुझे किसी इंसान का डेट ऑफ बर्थ पता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी आयु निकाल सकता हूँ, मतलब एज निकाल सकता हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। क्या आप और उदाहरण दे सकते हैं, सोचिए। चलिए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे यूनिवर्सिटी रोल नंबर होता है, आप यूनिवर्सिटी रोल नंबर को देखें तो ये जनरली 10 डिजिट या 12 डिजिट का होता है। तो अगर हम अपनी यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये 12 डिजिट का होता है। अब अगर मुझे किसी भी बच्चे का यूनिवर्सिटी रोल नंबर पता है तो देखिए मैं क्या क्या चीज़ें डिराइव कर सकता हूँ। तो 12 डिजिट का जो पहला अंक होता है वो चीज़ बताता है कि वो यूजी का कोर्स है या पीजी का है या डिप्लोमा का है। तो अगर हमारे पास 3 लिखा हुआ है तो 3 हमेशा यूजी को डिनोट करता है, मतलब जिस बच्चे का वो यूनिवर्सिटी रोल नंबर है वो बीटेक का स्टूडेंट है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए 13 लिखा हुआ है, 13 सेंटर कोड को डिनोट करता है, मतलब किस कॉलेज का है। उसके आगे हम बढ़ते हैं तो उसके बाद आप देख सकते हैं 33 लिखा हुआ है, तो 33 ब्रांच कोड को डिनोट करता है। तो 33 आईटी के लिए बीटेक इन आईटी को डिनोट करता है। उसके आगे चलते हैं हम तो हमें 23 दिख रहा है, तो 23 ये उसका एडमिशन ईयर है, मतलब 2023 में इस बच्चे ने जिसका रोल नंबर है उसने एडमिशन लिया। और उसके बाद 049 जो आपको दिख रहा है या उस कॉलेज में उसका रोल नंबर है। तो आप देख सकते हैं अगर मुझे किसी बच्चे का यूनिवर्सिटी रोल नंबर पता है तो मैं उससे इतनी सारी चीज़ें डिराइव कर सकता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको डिराइव एट्रीब्यूट समझ में आ गया होगा। अब हमने एंटिटीज़ को ही पढ़ लिया, एट्रीब्यूट्स को पढ़ लिया। अब हमें ये देखना है कि जब भी हम एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की बात करते हैं या मॉडल की बात करते हैं तो उसमें ये दोनों की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे कि आप उदाहरण देख सकते हैं, हमने एक स्टूडेंट लिखा हुआ है, स्टूडेंट एंटिटी। तो स्टूडेंट एंटिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, उसके एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे। तो देख सकते हैं उसके एट्रीब्यूट क्या है, नाम है, रोल नंबर है, आयु है, पता है, कोर्स है। और अगर हम की एट्रीब्यूट या प्राइमरी की बात करें तो रोल नंबर है। वैसे ही एम्प्लॉय एंटिटी को देखिए आप, उसमें अगर आप देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है कि उसके एट्रीब्यूट्स, उसके एम्प्लॉय का नाम है, कर्मचारी का कोड है, विभाग है, वेतन है। और अगर हम की एट्रीब्यूट की बात करें तो कर्मचारी का आईडी है। वैसे ही हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल है बुक एंटिटी। जब मैं बुक एंटिटी की बात करता हूँ तो उसके एट्रीब्यूट्स हमें क्या मिलेंगे, शीर्षक क्या है, लेखक का नाम क्या है, ISBN नंबर क्या है, प्रकाशन कौन सा है, वर्ष कौन सा है। तो इसमें अगर हम की एट्रीब्यूट की बात करें तो ISBN नंबर एक की वैल्यू रहती है। तो ये सारे के सारे आपके एंटिटी और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में हमने बात की। आप उस डायग्राम में भी देख सकते हैं पर्सन हमने एक एंटिटी बना के रखा हुआ है और उस एंटिटी के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, तो जो कि हम इसी तरीके से एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप देखिए अगली जो चीज़ हम बात करने वाले हैं उसे हम डेटा मॉडल कहते हैं। तो जब मैं डेटा मॉडल की बात कर रहा हूँ तो डेटा मॉडल को डेटाबेस मॉडल भी कहते हैं। तो पहले हमें पता चलना चाहिए कि डेटा मॉडल होता क्या है और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो डेटा मॉडल का काम क्या होता है, ये एक हमें प्रारूप देता है, एक कॉन्सेप्ट देता है जिसके बेसिस पे हम एक अच्छा डेटाबेस बना सकते हैं। तो डेटा मॉडल में हमें क्या चीज़ें बताई जाती हैं, हमें पहली चीज़ डेटा को डिस्क्राइब किया जाता है, दूसरा डेटा रिलेशनशिप के बारे में बात की जाती है, तीसरा डेटा सिमेंटिक्स के बारे में बात की जाती है और आखिरी डेटा कॉन्स्टेंट्स के बारे में बात किया जाता है। तो जब भी हम कोई डेटा मॉडल हम बात करते हैं तो हमें इन 4 चीज़ों के बारे में बात करनी पड़ती है। अब अगर हमें कोई एक अच्छा डेटाबेस बनाना है तो हमें किसी एक डेटा मॉडल को चूज़ करना पड़ेगा, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो अभी हम डेटा मॉडल के बारे में बात करें तो डेटा मॉडल सबसे पहले चीज़ किस चीज़ के बारे में बात करेगा, डिस्क्राइब डेटा के बारे में बात करेगा। तो डेटा हम यहाँ पे क्या, कौन से डेटा की बात करें, वो डेटा जो कि हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है तो डेफिनेट है उसके अंदर हम किस टाइप का डेटा स्टोर करेंगे, स्टूडेंट का डेटा स्टोर करेंगे। तो वो सारा डेटा हमारा पहला डिस्क्राइबिंग डेटा हो जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमें बतानी है वो है डेटा का रिलेशनशिप। अब जब हम उस स्टूडेंट टेबल में डेटा स्टोर करना चाहेंगे तो हम वही डेटा स्टोर करेंगे जो उस डेटा से रिलेटेड है या रिलेशनशिप में है। जैसे स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का पता,
स्टूडेंट के फादर का नाम, स्टूडेंट के मदर का नाम। तो ये सारी चीज़ें हम कौन सी चीज़ें स्टोर करें, जो उसके रिलेशन में हैं, तो डेटा रिलेशनशिप की बात होगी। तीसरा डेटा सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स का तात्पर्य है उसका मीनिंग। सिमेंटिक, जैसे हम अगर एक उदाहरण लें हेड का, HEAD हेड, तो अगर हम हेड को बात करते हैं, या मान लीजिए अगर हम गूगल में हेड को सर्च करते हैं, तो हमें दो तरह की मीनिंग जनरली मिलेगी। हेड या तो इंसान का हेड होगा या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा। तो हमें ये इंश्योर करना है कि जब भी मैं डेटाबेस में कोई भी चीज़ स्टोर करूं, तो मुझे उसका मीनिंग डेटाबेस को बताना ज़रूरी है कि जो मैं डेटा बोल रहा हूं उसका एक्चुअली मीनिंग क्या है। तो वो डेटा सिमेंटिक्स कहलाता है। और उसके बाद है डेटा कॉन्स्ट्रेंट्स। डेटा कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब होता है कि हमें जो भी डेटा को डेटाबेस में डालेंगे, हमें एक कंडीशन रखनी है जिससे कि सही डेटा ही हमारा डेटाबेस में जाए, जिससे मेरा डेटाबेस कंसिस्टेंट रहे। तो ये इन चारों चीज़ों पे हमारा डेटा मॉडल बोलता है और हमें जिनको फॉलो करना पड़ता है। अब चलिए हम डेटा मॉडल के, बहुत सारे डेटा मॉडल्स होते हैं, तो जिसमें अगर हम बात करें तो पहला मॉडल हायरार्की पे एम्फसाइज करता है, जो हायरार्की के बारे में बात करता है, तो इसलिए इसका नाम ही हायरार्कल मॉडल है। इस मॉडल में जो डेटा होता है उसको पेड़ की तरह स्ट्रक्चर में हम आयोजित करते हैं, शो करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे ऊपर रूट होता है और नीचे हमारे चिल्ड्रन होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम किसी भी एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो सबसे ऊपर हमारे पास यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पास कॉलेज होते हैं, कॉलेज के अंदर हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज होते हैं और उस कोर्सेज के अंदर हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। तो ये एक हायरार्की हुई। तो ये हमारा पहला मॉडल है। दूसरा मॉडल होता है रिलेशनल मॉडल। जब हम रिलेशनल मॉडल की बात करते हैं तो ये ऐसा मॉडल है जिसमें हम डेटा को के साथ डेटा के रिलेशनशिप को भी स्टोर करते हैं। और ये किस फॉर्म में होता है, इसे हमें रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में टेबल में स्टोर करते हैं। तो ये हमारा रिलेशनल मॉडल होता है। अगला है हमारा नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल में, इस मॉडल में हम क्या करते हैं, इस मॉडल में हम डेटा को ग्राफ की तरह स्ट्रक्चर में स्टोर किया जाता है और यहाँ पे हम सारे एंटिटी और उसके बीच में रिलेशनशिप पे एम्फसाइज करते हैं, इसलिए इसका नाम नेटवर्क मॉडल है। अगला है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल करते हैं तो इस मॉडल में हम क्या करते हैं, इस मॉडल में हम डेटा को ऑब्जेक्ट की तरह स्टोर किया जाता है, इसलिए इसका नाम ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है और उसके बीच में हम रिलेशनशिप को प्रस्तुत करते हैं। और आखिर में है हमारे पास ER मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इस मॉडल में हम एंटिटी और एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप के ऊपर हम बात करते हैं। तो ये 5 हमारे पॉपुलर मॉडल हैं जो कि हम डेटा मॉडल में पढ़ते हैं। इनमें से हम किसी एक मॉडल को चूज़ करते हैं जब भी हमें डेटाबेस बनाना होता है। तो डेटाबेस डिज़ाइनर जो होता है उसका काम होता है किस टाइप का डेटा हम बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली वो मॉडल को चूज़ करता है। अब चलिए हम इस डेटा मॉडल में जिस मॉडल पे हमें बात करनी है हम उसके बारे में बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। जब मैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बात करता हूँ तो इसको बनाने वाला इंसान का नाम था पीटर चेंग। इन्होंने 1976 में बनाया था और इनका जो पर्पस था बनाने का वो ये था कि हम बड़े आराम से एक डेटाबेस को बनाने से पहले उसके रिलेशनशिप, उसके एंटिटीज़ को अच्छे से डिफ़ाइन कर सकें और उसके बाद हमें उस चीज़ को, अगर हमें ये दोनों चीज़ें पता हैं तो हम बड़ी आसानी से एक अच्छा डेटाबेस बना सकते हैं। जब भी मैं ER डायग्राम की बात करता हूँ तो इसके घटक के बारे में बात करनी पड़ेगी, कंपोनेंट्स। तो इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, हमने बात की है एंटिटी, दूसरा एट्रीब्यूट्स हमने बात कर लिए, और तीसरी है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जब हम दो एंटिटी के बारे में बात करते हैं तो उन दोनों एंटिटी के बीच में अगर हमें कोई संबंध बनाना है तो उसके लिए हमें एक रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास एक एंटिटी है कस्टमर और दूसरा है बैंक। तो आपके पास दो एंटिटी है, एक कस्टमर और एक है बैंक। अब देखिए अगर मुझे इनके बीच में संबंध बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कस्टमर बैंक में क्या करता है, या तो डिपॉजिट करता है या तो विड्रॉ करता है। तो हम डिपॉजिटर रिलेशनशिप बना सकते हैं। अगर पैसा जमा कर रहा है तो डिपॉजिटर रिलेशनशिप है और अगर वो विड्रॉ कर रहा है तो बोरोवर का आप कर सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप हमें बतानी पड़ती है। और ER का एक सबसे अच्छी चीज़ है कि हम इस कॉन्सेप्चुअल स्कीम को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक इसकी सबसे अच्छी बात है। अब आपके सामने जब हम इतना जान चुके हैं तो अब हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझना चाहते हैं कि ER दिखता कैसा है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक कस्टमर है, एक एंटिटी लोन है, और आप देख सकते हैं कस्टमर क्या कर रहा है,
लोन बोरो कर रहा है, बोरोअर है, तो बोरोअर इसकी रिलेशनशिप है। और हम इनके एट्रीब्यूट्स भी डिफाइन करके रखे हुए हैं। जैसे अगर हम कस्टमर की बात करें तो कस्टमर आईडी एक की एट्रीब्यूट है, उसको हमने अंडरलाइन किया है, मतलब वो एक की एट्रीब्यूट है या प्राइमरी की है। दूसरा कस्टमर नेम, कस्टमर का स्ट्रीट, कस्टमर की सिटी, ये हमने कस्टमर को डिफाइन कर दिया इसके एट्रीब्यूट्स की बेसिस पे। वैसे ही जब मैं लोन की बात करता हूँ तो लोन को भी हम लोन नंबर और लोन के अमाउंट, जिसमें लोन नंबर हमने यूनिक रखा है जिससे कि हम एक लोन नंबर को दूसरे लोन नंबर से अलग कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि कस्टमर और लोन दोनों स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। तो इस तरीके से हम ईआर मॉडल या ईआर डायग्राम को बनाते हैं। अब जब हम इतना जान गए हैं, हम और आगे बढ़ते हैं। अब हमने एंटिटीज जान लिया, एंटिटी क्या होती है, एंटिटी सेट भी हमने देख लिया, रिलेशनशिप क्या होती है वो भी हमने देख लिया। रिलेशनशिप सेट वो भी वैसा ही होता है जैसे एंटिटी सेट होता है। सो इस तरीके से हम जितनी भी चीज़ें एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के लिए ज़रूरी है वो हमने यहाँ जान ली है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, जब भी मैं ईआर डायग्राम बनाता हूँ तो मुझे उसके लिए कुछ सिंबल्स की इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है जिसके द्वारा मैं उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल शेप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब मुझे किसी एंटिटी को शो करना है। दूसरा है एलिप्स। एलिप्स हम जनरली अपने एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है डायमंड शेप, इसको हम रिलेशनशिप सेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर बहुत सारी रेखाएं भी हम यूज़ करते हैं, ये दो एंटिटी के बीच में जोड़ने के काम आती है जिससे हम एक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद डबल एलिप्स, अगर आपको एक एलिप्स के अंदर एक और एलिप्स दिखता है तो वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आपको एलिप्स में डैश डैश करके दिखता है, डॉटेड टाइप का दिखता है, तो ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आपको डबल लाइन दो एट्रीब्यूट्स के बीच में दिखती है तो ये उसकी भागीदारी को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये पार्शियल है या फुल पार्टिसिपेशन है। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप इन सभी का मतलब भी समझ पाएंगे और हम इसे एग्जाम्पल में आपको दिखा भी पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो हमने बोला था वो चीज़ आपको दिख रही है। तो पहला आप देखिए एंटिटी के लिए हम रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। अब देखिए वीक एंटिटी होगी तो रेक्टेंगल के अंदर एक और रेक्टेंगल अगर आपको दिखता है तो ये किसको दर्शाएगा, वीक एंटिटी को दर्शाएगा। एट्रीब्यूट आपके एलिप्स में रहेगा और अगर आपके एलिप्स के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट लिखा है और उसके नीचे अंडरलाइन है तो ये की एट्रीब्यूट या प्राइमरी की को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद अगर एक एलिप्स के अंदर दूसरा एलिप्स आपको दिखता है तो ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है, जैसा भी हमने कहा। उसके बाद देखिए अगला है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। अगर आपको डैश लाइन से दिखेगा आपको कोई भी एलिप्स बना हुआ तो या डॉटेड से दिखेगा तो वो डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहलाता है। रिलेशनशिप अभी हमने बात की, डायमंड शेप इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपको डायमंड शेप के अंदर एक और डायमंड शेप दिखता है तो वो वीक रिलेशनशिप को शो करता है, जैसे वीक एंटिटी होती है। तो ये सारे सिंबल्स को हम यूज़ करके अपना ईआर डायग्राम बनाते हैं। अब चलिए अगली चीज़ हम बात करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कार्डिनैलिटी और ऑर्डिनैलिटी हम बात करते हैं। तो कार्डिनैलिटी का मतलब होता है जब भी हम दो एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप स्थापित करना चाहते हैं तो मैक्सिमम इंस्टेंस कितना मिल रहा है उसको हम कार्डिनैलिटी कहते हैं। और जब हम मिनिमम की बात करते हैं तो वो ऑर्डिनैलिटी में बात आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम दो एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप की बात करते हैं तो या तो कार्डिनैलिटी के फॉर्म में रखेंगे या तो ऑर्डिनैलिटी के फॉर्म में देखेंगे। इसे हम अभी एग्जाम्पल के फॉर्म में देखेंगे तो मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे बात करें रिलेशनशिप एमंग एंटिटीज़। अब आप देख सकते हैं तो पहला हमारे पास जब भी हम एंटिटी के बात करते हैं तो हम चार प्रकार की रिलेशनशिप को डिफाइन कर सकते हैं। पहला है वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू वन का मतलब यह तब होता है जब एंटिटी ए का एक इंस्टेंस एंटिटी बी के एक इंस्टेंस के साथ एसोसिएटेड होता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं अगर मेरे पास एक एंटिटी ए है और एक एंटिटी बी है, इनके बीच में अगर एक इंस्टेंस के बेसिस पे अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये वन टू वन रिलेशनशिप होता है। जैसा अगर हम एग्जांपल के फॉर्म में बात करें तो अगर हम एक पर्सन को की बात करें, एक पर्सन के पास एक आधार कार्ड होता है तो ये कैसा रिलेशनशिप के फॉर्म में आएगा, वन टू वन के फॉर्म में आएगा। वैसे ही हमने उदाहरण एक और दे के रखा हुआ है। जैसे अगर हम ऑफिस के बारे में बात करें, किसी ऑफिस में एम्प्लॉयज़ का अपना अलग अलग ऑफिस होता है। प्रत्येक एम्प्लॉय के लिए एक यूनिक ऑफिस होता है और प्रत्येक ऑफिस के लिए एक यूनिक एम्प्लॉय होता है। तो ये कैसा रिलेशनशिप हो गया, वन टू वन का हो गया।
तो चलिए इसे हमें डायग्राम के थ्रू समझते हैं कैसा होगा। सो आप देख सकते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप कैसा होगा। एक पर्सन एंटिटी है और एक हमने पासपोर्ट को एंटिटी बना दिया। एक पर्सन के पास एक पासपोर्ट होता है, तो ये रिलेशनशिप कैसा है, 1-to-1। वैसे ही हम आधार कार्ड के लिए भी कह सकते हैं, पैन कार्ड के लिए भी कह सकते हैं। अब चलिए हम दूसरी बात करते हैं, 1-to-many रिलेशनशिप की बात करते हैं। नाम से आप समझ ही गए होंगे, एक के साथ मैनी रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप कैसा होता है, जब एंटिटी ए का एक इंस्टेंस एंटिटी बी के बहुत सारे इंस्टेंस के साथ एसोसिएटेड होता है। जैसे उदाहरण के लिए एक एम्प्लॉई एक डिपार्टमेंट में काम करता है, एक डिपार्टमेंट के पास कई एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो ये कैसा हुआ, एक एम्प्लॉई है और एक डिपार्टमेंट है, और एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये 1-to-many का हुआ। चलिए हम इसे डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं। आप देख सकते हैं एक कस्टमर एंटिटी है, एक लोन एंटिटी है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कस्टमर के पास एक से ज़्यादा लोन हो सकते हैं, और रिलेशनशिप कैसा है, बोरोवर का रहेगा। तो ये 1-to-many हो सकता है। अगला जो हम बात कर रहे हैं, many-to-many रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से नाम से आप समझ गए होंगे, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जब कोई रिलेशनशिप में एंटिटी ए के बहुत सारे इंस्टेंस एंटिटी बी के बहुत सारे इंस्टेंस के साथ एसोसिएटेड होता है, तो ये एग्जाम्पल हमारा many-to-many का होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं या असाइन किए हुए हैं। तो ये कैसा हमारा रिलेशनशिप हो गया, many-to-many का हो गया। सो इस तरीके से हम many-to-many को डिफाइन करते हैं। अगला है हमारा many-to-one। many-to-one किस टाइप का रिलेशनशिप होगा, यह रिलेशनशिप तब आता है जब एंटिटी ए के बहुत सारे इंस्टेंस के साथ एंटिटी बी के एक इंस्टेंस एसोसिएटेड होता है। यानी एक स्टूडेंट है और एक कॉलेज है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैनी स्टूडेंट्स एंड वन सिंगल कॉलेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक कॉलेज में हैं, तो आप देख सकते हैं, और स्टडी एक रिलेशनशिप हमने डिज़ाइन करके रखा है, बहुत सारे बच्चे एक कॉलेज में पढ़ते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया many-to-one। तो ये 4 प्रकार होते हैं जिसके बेसिस पे हम एक रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करते हैं। तो ये हमारी कार्डिनैलिटी और ऑर्डिनैलिटी को डिफ़ाइन करता है। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसके माध्यम से अब आप समझ पाएंगे कि हम किस तरीके से ER डायग्राम को बनाते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन जो कहता है, हमें बोला जा रहा है कि एक ER डायग्राम बनाना है, और ER डायग्राम किस चीज़ के लिए बनाना है, जो कि कार इंश्योरेंस कंपनी के लिए बनाना है, और हमें उन कस्टमर्स के लिए बनाना है जहां हमें ये देखना है कि एक कार कंपनी, एक कस्टमर कितने एक्सीडेंट से इन्वॉल्व है। तो इसके लिए हमें एक ER डायग्राम बनाना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट एन ER डायग्राम फॉर ए कार इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज़ सेट ऑफ कस्टमर्स ईच ऑफ whom owns one or more car. Each car has associated with 0 or any number of recorded accidents. तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन मिलते हैं ER डायग्राम बनाने के लिए। तो चलिए अब हम इसको एनालाइज करते हैं और उसके बाद हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं एंटिटी को पहले आइडेंटिफाई करना। तो एंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अब हम निकालते हैं पहला है कार। कार एक एंटिटी आपको दिख रही है, तो पहला एंटिटी हमारे पास जो निकला वो कार निकला। दूसरा इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी भी इसमें जुड़ी हुई है, तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी दूसरी एंटिटी हो गई। तीसरा हमारे पास कस्टमर हुआ, कस्टमर भी एक एंटिटी सेट है, तो उसको भी हमने निकाल लिया। और चौथा हुआ एक्सीडेंट। तो आप देख सकते हैं अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो 4 एंटिटी सेट हमें, या 4 एंटिटी हमें निकलती हैं। कौन कौन सी, कार, इंश्योरेंस कंपनी, कस्टमर और एक्सीडेंट। अब इसको करने के बाद अगला काम हमारा क्या है, इनके एट्रीब्यूट्स को निकालना। एक बार मैंने एट्रीब्यूट्स को निकाल लिया तो उसके बाद हम इन एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे इन एंटिटी को आपस में जोड़ेंगे और इनके रिलेशनशिप को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कार की बात करते हैं। तो कार के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, अगर हम कार की बात करें तो कार का कलर, कार का मैन्युफैक्चरिंग, कार का, अगर हम यूनिक की बात करें तो कार का रजिस्ट्रेशन नंबर, कार का चेसिस नंबर। तो हम इतने सारे एट्रीब्यूट्स का निकाल सकते हैं, जिसमें हम कार का रजिस्ट्रेशन नंबर को हम एक की एट्रीब्यूट या प्राइमरी की कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है।
अब चलिए हम इंश्योरेंस कंपनी की बात करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी में आप सोचिए क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला क्या होगा उसके एट्रीब्यूट, इंश्योरेंस कंपनी का नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि जब भी कोई कंपनी फॉर्म होती है तो उसका हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो यूनिक होता है। उसके बाद उसका एड्रेस। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने इसके 3 एट्रीब्यूट्स निकाले हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर कंपनी का एक की एट्रीब्यूट है, मतलब ये भी एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। अगला हमारे पास है कस्टमर। तो चलिए कस्टमर के बारे में बात करते हैं। ये कस्टमर वो है जिसकी कार है, तो कस्टमर का नाम होगा। अब देखिए कस्टमर के साथ ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, वीक एंटिटी है, तो देखिए कस्टमर के पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस एक यूनिक नंबर होता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। कस्टमर का फ़ोन नंबर, कस्टमर का एड्रेस, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट को हम एसोसिएट कर सकते हैं कस्टमर के साथ। अब आखिरी में हमारे पास बचता है एक्सीडेंट। अब हमें ये देखना है एक्सीडेंट एक वीक एंटिटी है, ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी, तो चलिए इसके एट्रीब्यूट निकालते हैं। तो एक्सीडेंट के साथ हम क्या एसोसिएट कर सकते हैं, एक्सीडेंट के साथ हम किस दिन एक्सीडेंट हुआ, मतलब डेट को हम एसोसिएट कर सकते हैं, और हम किस जगह हुआ, प्लेस को एसोसिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं हम 2 को ही लेके चल रहे हैं, डेट और प्लेस। तो अब आप मुझे बता सकते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, वीक एंटिटी है, सोचिए और बताइए। तो आप देख सकते हैं डेट और प्लेस कॉमन हो सकता है, तो इसका मतलब है ये एक वीक एंटिटी है। सो हमारे इस क्वेश्चन में हमने 4 एंटिटी को निकाला, जिसमें 3 हमारे स्ट्रॉन्ग एंटिटी है और चौथा हमारा वीक एंटिटी है। तो चलिए हमने एंटिटी भी निकाल लिया, उसके एट्रीब्यूट्स भी निकाल लिए। अब हमारा अगला काम क्या है, इसके बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करना। तो चलिए हम इसके डायग्राम पे आते हैं। सो देखिए आपके सामने ये डायग्राम दिख रहा है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि हमें सारे एंटिटीज़ को जोड़ना है, और जब हम उनको जोड़ेंगे तो हमें उसके रिलेशनशिप को डिफाइन करना है। तो रिलेशनशिप आपको ध्यान रखना है कि रिलेशनशिप जो भी उस दोनों एंटिटी के बीच में हो रहा है, जिस संबंध में है, वैसा उसका रिलेशनशिप नाम होना चाहिए। तो चलिए पहले हम कस्टमर और कार के बारे में बात करते हैं। तो कस्टमर और कार के बीच में आपके हिसाब से क्या होना चाहिए रिलेशनशिप, कस्टमर ओन से कार, मतलब कस्टमर की कार है तो ओन एक रिलेशनशिप हम कर सकते हैं। वैसे ही कस्टमर और इंश्योरेंस कंपनी की बात करते हैं, तो इसके बीच में हम रिलेशनशिप कैसा डिफाइन कर सकते हैं, इंश्योरेंस के बेसिस पे कस्टमर और कंपनी जुड़ी हुई रहती है, तो इंश्योरेंस हम एक रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं। वैसे ही कंपनी और एक्सीडेंट के बीच में हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी, हम लॉग दे सकते हैं, या आप कोई भी शब्द जो कि इससे अप्रोप्रिएट हो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लॉग दिया हुआ है, तो लॉग इंश्योरेंस कंपनी और एक्सीडेंट के बीच में है, और कस्टमर और एक्सीडेंट के बीच में भी हम आपके हिसाब से जैसा आपको लगता है आप एक रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा हमने सारे को जोड़ दिया है। अब आपको ध्यान देना है ये कि ये जब डायग्राम बन गया, हमने सारे जोड़ दिए, तो जो जो हमने एट्रीब्यूट्स निकाले थे हमने उनको लिख दिया है एक एक करके। और आप देख सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है वो सिंगल रेक्टेंगल बॉक्स में है, और जो वीक एंटिटी है वो आप देख सकते हैं डबल रेक्टेंगल बॉक्स में है। सो इस तरीके से हम एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को बनाते हैं, और इसको बनाने से फ़ायदा क्या है, हम एक अच्छा डेटाबेस डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसके एंटिटी पता है, उसके एट्रीब्यूट पता है, जिसके बेसिस पे एक अच्छा डेटाबेस हम डिज़ाइन कर सकते हैं। सो इस समरी के साथ कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने एंटिटी के बारे में पढ़ा, एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा, डेटा मॉडल के बारे में पढ़ा, और ईआर मॉडल के बारे में पढ़ा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को डेटा मॉडल और ईआर मॉडल समझ में आया होगा। सो इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।